नई बहू का टॉयलेट। रामपुर नाम के गांव में एक पायल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल एक पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। उसके पिता किसान थे और उसकी माँ गृहिणी थी। वो दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था और अब वो गांव के ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ाया करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ बेटा जा, पर स्कूल से सीधे घर आ जाना, आज कुछ काम है। क्या काम है माँ? कोई खास काम नहीं है, तू आराम से जा और शाम को जब आएगी तो सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, नमस्ते। पायल स्कूल चली जाती है। पूरा दिन स्कूल में बिताकर पायल जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर में कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। माँ, ये लोग कौन हैं? ये लोग लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं। मुझे देखने? अरे ऐसे क्या हैरान हो रही है? अब तेरी शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो करेगी ही ना। पायल मुंह धोकर कपड़े बदलती है और फिर लड़के से मिलती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर उनकी शादी तय हो जाती है। कुछ ही समय गुजरता है और उनकी चिटमंगनी पट शादी हो जाती है। विदाई के समय पायल की माँ रोते हुए कहती है, बेटा राजू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, हमने इसे बहुत नाजों से पाला है। जी माँ जी, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। पायल को अपने ससुराल में मायके की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। उसके बाद वो लोग पायल के ससुराल आ जाते हैं। रात गुजरती है और सुबह होती है। सुबह अंधेरे से ही पायल की सास रमा उसको आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से उठ जा। पायल हड़बड़ी में उठती है और कहती है, अजी देखिए ना, माँ जी बुला रही है। हाँ, माँ तुम्हें ही बुला रही होगी शौच जाने के लिए। चलो जल्दी जाओ। शौच के लिए? पर क्यों? अरे बहू, जल्दी आओ, देर हो रही है। अरे सभी औरतें सुबह सुबह शौच को जाती हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? पायल ये सुनकर चौंक जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। वो चुपचाप उठती है और बाहर निकल जाती है। अरे बहू, मैं तुझे कब से आवाज दे रही थी। दरअसल माँ जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे गांव में तो हर घर में शौचालय है। क्या? हर घर में शौचालय है? हमारे तो पूरे गांव में किसी घर में शौचालय नहीं है, इसलिए सभी औरतें सुबह सुबह रोशनी होने से पहले जंगल या खेत में जाकर शौच करती हैं। हाय राम! भगवान को बाद में याद करना, पहले शौच कर लो, अगर नहीं करी तो पूरे दिन करने को नहीं मिलेगी। पायल अपनी सास के साथ जाकर शौच तो कर आती है, पर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वापस घर आकर राजू से कहती है, अजी आप घर में शौचालय बनवाइए ना, मैं ऐसे जंगल या खेत में शौच नहीं करने जा सकती। पर हमारे यहाँ तो ये सदियों से यही रिवाज है। ये भला कैसा रिवाज हुआ? और मैं शौचालय सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ये सभी की भलाई के लिए है। खुले में शौच करना, उससे गंदगी होती है और गंदगी से बीमारियां बनती हैं। वो तो सब ठीक है, पर पिताजी नहीं मानेंगे। देखिए, पिताजी को समझाना आपको पड़ेगा ही। मेरे गांव में हर घर में एक शौचालय है। मैं आपके घर शादी करके आई हूँ, आपके लिए अपनी नौकरी छोड़कर आई हूँ, और इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। शाम को समय निकालकर राजू अपने पिता से बात करता है। पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि पायल घर में शौचालय बनवाने के लिए कह रही है और उसके घर में बचपन से ही शौचालय था, इसलिए कभी वो ऐसे खुले में नहीं गई है। तो हम क्या करें? जब कोई लड़की शादी करके घर में आती है तो उसे उस घर के हिसाब से ही ढलना पड़ता है। ये बातें पायल भी सुन रही होती है और उससे रहा नहीं जाता। वो बीच में बोल पड़ती है, पर पिताजी, बात सिर्फ मेरी नहीं है। खुले में शौच करना किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राजू,
अपनी पत्नी को समझाओ कि जब ससुर और पति बात कर रहे हो तो बीच में ना बोले। सॉरी पिताजी। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। राजू काफी कोशिश करता है पर राम प्रसाद उसकी बात नहीं मानता। ये सब देखकर पायल बहुत दुखी हो जाती है। कुछ समय गुजर जाता है और अब पायल और राजू के रिश्ते में खटास आने लगी थी। राजू पायल को मनाने की कोशिश करता था पर वो एक नहीं सुनती थी। अरे मेरी फुलझड़ी, अब क्या नाराज ही रहोगी? मुझसे तो आप बात ही मत कीजिए, आपको खाना दे दिया है, खाना खाइए और सो जाइए। पर मेरी फुलझड़ी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? शौचालय बनवाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो शौचालय क्या, मैं तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देता। जाओ जी, फालतू की बड़ी बड़ी बातें ना करो, सो जाओ। अब उन दोनों के बीच ऐसे ही नोक झोंक होती रहती थी। एक सुबह जब पायल शौच के लिए जाती है तो वो बाकी औरतों से कहती है, क्या तुम लोगों को ऐसे खुले में शौच करना अच्छा लगता है? तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में एक शौचालय हो? हाँ, पर हमारे चाहने से क्या होता है? इस गांव में तो किसी को भी घर में शौचालय बनाना जैसे पाप है। शौचालय तो हम भी चाहती हैं, पर हम घर में बनवा तो नहीं सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है। ये आइडिया क्या होता है? आइडिया मतलब युक्ति। एक युक्ति है मेरे दिमाग में। क्या युक्ति है? क्यों ना हम सब लोग पैसे इकट्ठा करके गांव में एक शौचालय बनवाएं। वो शौचालय किसी के घर में नहीं होगा और हमें जंगल या खेत में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में शौचालय बनाना मना है ना, तो गांव में थोड़ी ना मना है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। अरे नहीं नहीं, क्या कहा था तुमने? आइडिया। हाँ, ये तो बेटा बहुत अच्छा आइडिया है। उस दिन के बाद से वो सारी औरतें मिलकर पैसे जमा करती हैं और कुछ ही समय में शौचालय का काम शुरू हो जाता है। शौचालय बनता देखकर सारे आदमी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या बन रहा है? शौचालय बन रहा है। राम प्रसाद की बहू हमारे गांव में शौचालय बनवा रही है। छी छी। ये बात जब राम प्रसाद तक पहुंचती है तो वो उस जगह पर राजू के साथ आता है। शौचालय उस समय तक पूरा बन गया होता है। वो उसे देखकर कहता है, राजू, अपनी पत्नी को रोको, ये पूरे गांव के सामने हमारी नाक कटा रही है और इस शौचालय को तोड़ो अभी। इतना सुनते ही सारी औरतें शौचालय के सामने एक चेन बनाकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, इज्जत से और छुपकर शौच करना अगर नाक कटाना है तो हाँ, हम सब नाक कटा रही हैं, पर हम ये शौचालय अब टूटने नहीं देंगे। महिलाओं की ये एकता देखकर सारे आदमी हैरान हो जाते हैं। राजू भी आगे बढ़ता है और उन महिलाओं की चेन में जाकर जुड़ जाता है। देखते ही देखते बाकी कई नई उम्र के आदमी भी उस चेन से जुड़ने लगते हैं। राम प्रसाद और उसके जैसे बाकी बूढ़े आदमी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं, पर अनंतः वो घुटने टेक देते हैं और शौचालय की मांग को मान लेते हैं। अभी तो इस गांव में सिर्फ एक ही शौचालय बना था, पर आने वाले भविष्य में हर एक घर में शौचालय होगा। ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है, जहां बंसी अपनी पत्नी राधा और बेटी सुमन के साथ रहता है। वो बहुत गरीब होता है। सर छुपाने के लिए भी उसके पास घर नहीं होता। वो एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन बंसी अपनी बेटी सुमन के साथ बाजार से आ रहा होता है। तभी सुमन कहती है, पिताजी, मुझे तरबूज खाना है। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें तरबूज खिला दूंगा। दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। चलते चलते अचानक बंसी देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जिसमें तरबूज लदे होते हैं और उसमें से एक तरबूज गिर जाता है। तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बंसी उसे उठाता है और सुमन को खाने को देने लगता है। तभी वहां एक बूढ़े पति पत्नी आ जाते हैं। बेटा, मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, क्या तुम ये तरबूज मुझे दे सकते हो? ये सुनते ही सुमन कहती है,
बाबा, आप और दादी आप दोनों यहाँ बैठो, मैं आपको तरबूज खिलाती हूँ। सुमन दोनों बूढ़े पति पत्नी को सारा तरबूज खिला देती है। उसके बाद दोनों सुमन को बहुत आशीर्वाद देते हैं। बंसी और सुमन जाने लगते हैं कि तभी बूढ़े बाबा उसे रोकते हुए वो तरबूज के छिलके रखने को देते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तरबूज के छिलके रख लो और इसमें ये बीज लगा देना, फिर देखना क्या होता है। ये सुनकर बाबा और दादी छिलके में बीज कैसे लगा सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसा जरूरी करना, भगवान तुम्हारा सब अच्छा करेंगे। उसके बाद दोनों तरबूज के छिलके और उस बीज को लेके वहां से जा रहे होते हैं कि तभी बंसी का पड़ोसी किशोर वहां से गुजर रहा होता है और बंसी के हाथ में तरबूज के छिलके देखकर वो कहता है, अरे बंसी, ये तरबूज के छिलके लेकर क्या कर रहे हो? किशोर की बात सुनकर, इन छिलकों के अंदर मिट्टी और खाद डालकर मैं तरबूज का बेल लगाऊंगा भाई। ये सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, माना तेरे पास पेट भरने को पैसे नहीं है, पर भूख और गरीबी के कारण तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। किशोर उसी तरह बंसी पर हंस रहा होता है। बंसी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चला जाता है। वहां वो तरबूज के छिलके और बीजों को रख देता है। उन्हें देखकर, ये तरबूज के छिलके कहाँ से ले आए हो और इनका क्या करोगे? बंसी सारी बात राधा को बताता है और उसके बाद तीनों मिलकर उस तरबूज के छिलकों में खाद, मिट्टी, पानी, उस बीज को डालते हैं जो उसे बूढ़े पति पत्नी ने दिए होते हैं। उसके बाद उस तरबूज के छिलकों को वो बाहर रख देते हैं। उसे ऐसा करते देखकर किशोर उसकी टूटी झोपड़ी में आता है और फिर कहता है, भाई बंसी, बीज डालने के लिए अगर कोई बर्तन नहीं है तो मुझसे ले ले। ऐसे तरबूज के छिलके में कोई बीज डालने से तरबूज की बेल नहीं निकलने वाली। उसकी बात सुनकर कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और बंसी को ऐसा करने से मना करते हैं, पर बंसी किसी की नहीं सुनता। वो वैसा ही करता है जैसा उस बूढ़े पति पत्नी ने कहा था। कुछ ही दिनों में उस तरबूज के छिलकों में से बेल निकलने लग जाती है। धीरे धीरे बेल बहुत लंबी होने लगती है और उसमें बहुत सारे तरबूज निकलने लगते हैं। सुबह किशोर जब उठता है तो ये सब देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? छिलकों में से तरबूज कैसे निकल सकते हैं? तभी वहां सुमन और बंसी आ जाते हैं और तरबूज की बेल पर इतने सारे तरबूज देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी सुमन तरबूज के बेल से सारे तरबूज तोड़ लेती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब किशोर देख रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद सुमन फिर से तरबूज के बेल के पास आती है। वो देखती है कि फिर बेल के ऊपर तरबूज ही तरबूज होते हैं। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे, अभी तो मैंने सारे तरबूज तोड़े थे, तो फिर ये तरबूज फिर से कहां से आ गए? वो खुशी से चिल्लाते हुए अपने पिताजी को बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर बंसी और राधा दोनों बाहर आते हैं और फिर से तरबूज की बेल पर इतने सारे तरबूज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी बंसी कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने सारे तरबूज तोड़े थे। अपने पति की बात सुनकर, कहीं ये जादुई तरबूज की बेल तो नहीं है? माँ, तुम सच कह रही हो। ये छिलके और बीज, ये सब हमें उन बूढ़े बाबा और दादी ने दिया था और कहा था भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और राधा कहती है, सच में अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी इस जादुई तरबूज की बेल से। ये सब किशोर सुन रहा होता है और वो अपने आप से कहता है, ये जादुई तरबूज की बेल तो मेरे पास होनी चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये जादुई तरबूज की बेल लेनी होगी। उधर दूसरी ओर बंसी, राधा और सुमन तीनों उस जादुई तरबूज की बेल से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं। पूरे गांव में बंसी की चर्चा होने लगती है।
बंसी कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है। ये सब देखकर कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इस बंसी की इतनी तारीफ नहीं सुन सकता हूँ। कैसे भी करके मुझे ये जादुई तरबूज की बेल चाहिए, पर ऐसा क्या करूं? रात होते ही किशोर उस जादुई तरबूज की बेल के पास जाता है और उस जादुई तरबूज की बेल को वहां से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो भागकर जाता है तो देखता है कि एक औरत सड़क पर मदद के लिए रो रही होती है। किशोर वहां जाता है पर उस औरत की मदद नहीं करता और बोलता है, अरे मुझे तो लगा था ये वो बूढ़े पति पत्नी होंगे जिसकी मदद करने से बंसी को ये जादुई बेल मिली थी, पर ये तो कोई औरत है। और वो औरत मदद के लिए चिल्लाती रहती है, पर किशोर उसकी मदद नहीं करता। वो जादुई तरबूज की बेल को तोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उस बेल को तोड़ने लगता है, उस बेल से छोटे छोटे कीड़े निकलकर किशोर के शरीर पर रेंगने लगते हैं। किशोर चिल्लाकर भागने लगता है। तभी वो देखता है कि वो औरत देखते ही देखते एक बूढ़े पति पत्नी में बदल जाते हैं। ये सब देखकर ये कैसा चमत्कार है? किशोर, तुम एक स्वार्थी आदमी हो। एक औरत जो तुमसे मदद मांग रही थी, तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम्हारी यही सजा है। उसके बाद वो बूढ़े पति पत्नी गायब हो जाते हैं। बंसी के जादुई तरबूज की बेल की बात एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर कई मीडिया वाले आते हैं। बंसी उन्हें सारी सच्चाई बताता है। बंसी की ईमानदारी की खूब प्रशंसा होती है और वो उसी तरह लोगों की मदद करते हुए जादुई तरबूज की बेल की देखभाल करता रहता है। हाय एवरीवन, क्या आपको भी गर्मियों में तरबूज खाना बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच